नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा, जिसे लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम संवाद करेंगे, कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 2:40 पर बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम संवाद करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट। 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में संवाद करेंगे। वहीं 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर दौरा, जिसे लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे। 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे को लेकर। ये बड़ी और अहम अपडेट। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम धामी संवाद करेंगे। 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम धामी संवाद करेंगे। 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे को लेकर। यह बड़ी और अहम अपडेट आपको बता दें। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम धामी ये संवाद करने वाले हैं। 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी और अहम अपडेट। विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बागेश्वर दौरे को लेकर ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे। कई संगठनों के पदाधिकारियों से सीएम धामी संवाद करेंगे। कुछ ही देर में पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। तीन 3:10 पर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी और अहम अपडेट। 4 बजे कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करेंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम धामी आज बागेश्वर दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सीएम के कार्यक्रमों को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बागेश्वर दौरा है। वहीं वो बागेश्वर में कई संगठनों के पदाधिकारी से संवाद कर और मुलाकात करेंगे। वहीं 12:10 की यदि बात करें तो वे सभी पदाधिकारियों से सीएम की बातचीत अभी चल रही है। और वहीं 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद स्थापित करेंगे। और भाजपा कार्यालय बागेश्वर में मुख्यमंत्री वहां पर संवाद कार्यक्रम करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री का बागेश्वर का जो कार्यक्रम है वह बेस्ड ऑन संवाद पर है। यानी कि वो आम नागरिकों से, वरिष्ठ नागरिकों से और पार्टी के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। वहीं 3:10 पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अहम बैठक भी आयोजित की जा रही है। और 4 बजे की यदि बात करें तो 4 बजे कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बागेश्वर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो वहां से कई रणनीति बना सकते हैं। और वहां पर चूंकि बागेश्वर में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और वहां से वो फिर से वहां पर नए नए चेहरों को भी वो लाने के प्रयास में है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरा उनका दिन यदि शेड्यूल देखा जाए तो वो बागेश्वर में ही रहेंगे और बागेश्वर में लोग संवाद करेंगे, बुजुर्ग लोगों से मिलेंगे, आम नागरिकों से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे और साथ ही साथ वहां पर एक कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर आहूत करेंगे। जी, ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं सीएम धामी का बागेश्वर दौरा, जिसे लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज तमाम जानकारी के लिए। 2:40 पर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद करेंगे बीजेपी कार्यालय बागेश्वर में सीएम धामी ये संवाद करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना सामाजिक समरसता और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी साझा की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तराखंड में प्री एफआईआर गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण माहरा ने आरोप लगाया कि विभिन्न विधानसभाओं में एफआईआर का काम विपक्ष को निशाने पर रखकर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम अभी तय भी नहीं हुए हैं, फिर भी सरकार और आयोग विपक्ष के नजदीकी लोगों को चिन्हित कर नाम काट रहे हैं। माहरा ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का वर्कर बनने का आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नजदीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। और ऐसे में राजनीतिक दल तो अपने लिए हो सकता है काम करें, लोगों के आईडीज बनाएं, लोगों के वोट चढ़वाएं, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं क्यों कष्ट उठाएगा कि वो अपने मायके जाए, अपने माँ के या पिता के जो है उस 2003 के वोटर कार्ड्स लेके आए और अपना नाम चढ़वाए। ऐसा कोई भी करता नहीं और हिंदुस्तान में अभी ऐसी स्थिति आई भी नहीं है। तो ये आसान किया जाना चाहिए। सरकार के जो चुनाव कमीशन है उनके पास सारे डाटा हैं, 2003 के भी हैं, उससे पहले के भी हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम उनको लॉन्च करना चाहिए जिसमें आदमी जैसे अपना नाम डाले और ये डाले कि मेरा गांव हुआ है या मेरे परिवार के लोग वहां बूथ में वोट डाल देते, वो उसमें स्वतः चेक हो जाए और वो नाम चढ़ जाए। लेकिन वो व्यक्ति जाएगा अपने परिजनों से कहेगा 2003 की लिस्ट निकालो, वोटर लिस्ट निकालो। गाँव में अब ये कहते हैं कि हमने अपलोड कर दिया। गांव के लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, कहाँ अपलोड करेंगे, किसके पास जाएंगे। और कोई व्यक्ति वोट देने के लिए एक तो उसको लाइन पे लगना है घंटों, उसके बाद वो अपना वोट बनाने के लिए फिर वो इतनी बड़ी कसरत करेगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। एक दिन में पूरे विश्व में जो है गणेश को दूध पिला दिया था 24 घंटे के अंदर, तो उनके पास ऐसी कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। वो विपक्षी दल के नजदीकी लोगों के नाम कटवा सकते हैं, उनके परिजनों के नाम कटा सकते हैं, लेकिन और लोग अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। और इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ने पर चिंता तेज है। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों से लोगों में दहशत है। वहीं इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन की ओर से
ये जानकारी दी गई कि वन मंत्री के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई है और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसको लेकर फॉरेस्ट अधिकारी गश्त पर हैं और अब सीएम और वन मंत्री बैठक कर चुके हैं और घातक जानवरों को मारने की अनुमति भी दे दी गई है। नरसिंह एकता मंच की मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इसी दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी वहां मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को हटाया। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने समर्थन में कहा कि बार बार भर्ती नियम बदलना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है और सरकार को नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांग गंभीरता से लेनी चाहिए। अब तक ईयर वाइज होता रहा, इनकी मांग थी कि ईयर वाइज हमको जो है जैसे ईयर वाइज होता रहा उस तरह करते रहो। अब अचानक आपने जो है एग्जामिनेशन का कर दिया। उससे क्या होता है कि अगर आज मैं कह रहा हूँ IAS अफसर है, उस पे अनुभव, इन पे अनुभव ज्यादा है। ये ब्लड प्रेशर, कोई मरीज बीमार हो गया, इंजेक्शन लगाना। एक नया BSc नर्सिंग कर रखा है, JNM नर्सिंग कर रखा है, वो पढ़ाई में हो सकता है होशियार हो जाए, लेकिन वो इंजेक्शन सही नहीं लगा सकता। जैसे न्यूटन का लॉ है, और जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो न्यूटन का लॉ जानता है कि जितना गेंद आएगी उसी रेस में अगर आप करोगे तो कैच की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़े साइंटिस्ट को अगर आप मैदान में क्रिकेट गेंद को पकड़ने के लिए भेज दो तो वो उसके उंगलियां टूट जाएंगी, जबकि उसको पता है कि कैसे पकड़ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए इन बच्चों की प्रैक्टिस है। ये बच्चे ज्यादा हेल्थ एक ऐसा विषय है जो अनुभव के आधार पर ज्यादा नॉलेज होता है, तो ये रिवाइज होना चाहिए। आज ये अपनी मांग करना चाहते थे, आपने उनको गिरफ्तार कर दिया, उनको जुलूस नहीं निकालने दे रहे हो। मतलब ये गलत बात है ना, ये तो लोकतंत्र कहते हैं। आप जो है उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया कि हम कल जुलूस निकालेंगे। आप धरना कहीं भी आप तय कर लेते कि भाई धरना यहाँ दे देंगे, चलो वो तो ठीक है, लेकिन जुलूस तो निकालने दो ना। धराली आपदा के 4 महीने बाद राजनीतिक घमासान तेज है, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपदा के समय सीएम धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की निगरानी की। साथ ही NDRF, SDRF और आपदा प्रबंधन टीम ने तेज काम किया, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही। इसी कड़ी में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 2027 के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और आपदा पीड़ितों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे, वो वहां थे। हमारी NDRF, SDRF ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढ रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के। तो आज जो उनका डेलीगेशन धराली में जाने का जो काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आज सरकार बेहतर काम कर रही है, लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में उनके घर घर तक योजना पहुंचाने का काम कर रही है, लोगों को मदद देने का काम कर रही है। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, ना ही तो उनकी किसी की पीड़ा से मतलब है, ना ही किसी आपदा के जो प्रभावित लोग हैं ना उनसे मतलब है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, उन्हें राजनीति करने से मतलब है। इसलिए शायद इस तरह का प्रोपगंडा करके वो अपने आप को जो है आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देहरादून में नगर आयुक्त नमामि बंसल ने अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने के अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान नगर आयुक्त ने अवैध, अनधिकृत और असुरक्षित होर्डिंग्स हटाने, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का ध्यान रखने समेत बार बार नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए।
निगम क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स अलाउ किए गए हैं, उनके इतर कोई भी अगर इलीगली होर्डिंग पाया जाता है, उसे समय समय पर नगर निगम के द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि हमने 3 दिन की समय सीमा रखी है कि सभी स्थानों से इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटाया जाना है। कड़ी चेतावनी दी जानी है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण फुटपाथ पर, साइड पटरी पर न किया जाए। इसके लिए चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और जिनके द्वारा लगातार इस प्रकार के ऑफेंसेस रिपीटेडली किए जाते हैं, उनके विरुद्ध पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जितनी भी हमारी साइड पटरीज और फुटपाथ हैं, इन सभी को खाली रखा जाना है ताकि जो पैदल चलने वाले हमारे नागरिक हैं, उनको सहूलियत रहे और सड़क सुरक्षा में भी इससे सहूलियत हो। ऑडिटोरियम में इनकम टैक्स विभाग का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसी दौरान यूपी वेस्ट उत्तराखंड रीजन की मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करण प्रधान ने तीसरी एडवांस इंस्टॉलमेंट और टीडीएस पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने समय पर टीडीसी जमा करने और साथ ही जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। इसी कड़ी में जनवरी से मार्च 2026 तक 86 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि देश की आर्थिक स्थिति और डिफेंस सेक्टर मजबूत हो सके। विभाग की योजना है कि आगे जनवरी से मार्च तक हम लोगों के यूपी वेस्ट उत्तराखंड चार्ज में हम लोग 86 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जो कि पीसीआईटी लेवल एंड टीडीएस लेवल दोनों पे आयोजित किए जाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाएगा कि जो भी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन सोर्सेज से इनकम है वो करेक्टली अपनी रिटर्न में डिस्क्लोज करें। क्योंकि डिपार्टमेंट का उद्देश्य पेनल्टी लगाना नहीं है, बल्कि एसएससी को ये बताना है कि वह वॉलंटरी कंप्लायंस को प्रमोट करे, ना कि रिग्रेस प्रोविजंस को हमें इंप्लीमेंट करना पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें, एडवांस इंस्टॉलमेंट और टीडीएस पर इस दौरान चर्चा होती नजर आई ताकि देश की आर्थिक स्थिति और डिफेंस सेक्टर मजबूत हो सके। टीडीसी जमा करने और जागरूकता बढ़ाने पर इस दौरान जोर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रेस वार्ता को लेकर यह खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें तमाम आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन की भी चर्चा की गई ताकि देश की आर्थिक स्थिति और डिफेंस सेक्टर मजबूत हो सके। टीडीसी जमा करने और जागरूकता बढ़ाने पर इस दौरान जोर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह प्रेस वार्ता रही। आपको बता दें, मार्च 2026 तक 86 आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। आपको बता दें, जनवरी से मार्च 2026 तक ये आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस दौरान समय पर टीडीसी जमा करने और जागरूकता बढ़ाने पर इस पूरी प्रेस वार्ता में जोर दिया गया और साथ ही इस दौरान टीडीएस पर चर्चा की गई। देहरादून में ओएनजीसी ऑडिटोरियम में इनकम टैक्स विभाग का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान यूपी वेस्ट उत्तराखंड रीजन की मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करण प्रधान ने तीसरी एडवांस इंस्टॉलमेंट और टीडीएस पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने समय पर टीडीसी जमा करने और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया और इसी कड़ी में जनवरी से मार्च 2026 तक 86 आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन की बात भी कही। और रुक करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 16 वर्षीय एनसीसी कैडेट सचिन कुमार ने एवरेस्ट को फतह किया है। अभियान दल में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। सीएम धामी और जिलाध्यक्ष ने इस दौरान उन्हें सम्मानित किया। 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था। सियाचिन में प्रशिक्षण दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच चला और इस दौरान ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी और जिलाध्यक्ष ने सम्मानित किया। सियाचिन में प्रशिक्षण दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक चला और ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। 16 वर्षीय एनसीसी कैडेट सचिन कुमार ने एवरेस्ट को फतह किया है। सहकारिता विभाग की ओर से उत्तराखंड के भी सभी 13 जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शिरकत करने पहुंची और इसी दौरान उन्होंने तमाम स्वयं सहायता समूहों और महिला समूह के उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया और कई उत्पादों की सराहना भी की। और इसी दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता मेलों का आयोजन
का उद्देश्य समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। इस बार सहकारिता वर्ष के रूप में जो है कोऑपरेटिव विभाग जो है पहले भारत वर्ष में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में हमने 13 के 13 जिलों में कोऑपरेटिव के मेले लगा रहे हैं और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि 10 जिलों में मेले संपन्न हो चुके हैं। लाखों लोग इस मेलों में आए हैं। इसमें 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि हर ब्लॉक की जो एक उत्पादक है जो हमारे एससीजी ग्रुप बना रहे हैं या महिला समूह बना रहे हैं, इसके ब्रांडिंग पूरे देश में करनी है। दूसरा ये है कि हमारे सहकारिता विभाग में हम अभी तक 30 लाख लोग जुड़े हैं। हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में 50 लाख लोग कोऑपरेटिव। तीसरा उद्देश्य ये है इन मेलों से कि हमारे जो स्थानीय उत्पाद अरे यार हाथ में मिलाओ भाई और आप मुंह इधर रखना पड़ा यार। पहली बार उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता विभाग में 33% महिलाओं को जो है प्रतिनिधि दिया गया है और इस चुनाव में 250 महिला अध्यक्ष बने, लगभग 160 जो है महिलाएं उपाध्यक्ष बनी और 2500 से ज़्यादा महिलाएं इस बार डेलीगेट बनी। हम लोग इनका सभी मेलों का समापन अब देहरादून में होगा और उसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्री जी भी आ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक नई पहचान बनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अलग विभाग बनाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी बने हैं और उन्होंने 3 टारगेट सभी राज्यों को दिए हैं कि एक तो पैक्स कंप्यूटराइजेशन कर दिया है, वो हम अपने राज्य में कर चुके हैं। एक हर राज्य में लगभग 3-3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। यूके SSSC परीक्षा की सीबीआई से जुड़ी ये बड़ी खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत खारिज कर दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, यूके SSSC परीक्षा को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यूके SSSC पेपर परीक्षा लीक मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की जमानत को खारिज कर दिया गया है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने परीक्षा में जाने से पहले खालिद और सुमन की स्टेटिंग की चर्चाएं चली थी और इसको लेकर के प्रश्न पत्र पेपर लीक भी हुआ था, जिसके बाद से यदि बात करें तो खालिद की गिरफ्तारी हो गई और असिस्टेंट प्रोफेसर जो सुमन थी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जब सुमन के द्वारा ये डाला गया तो उन्होंने स्पष्ट कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया है। और वहीं परीक्षा से पहले खालिद की सुमन से बातचीत हुई थी जिसमें सुबह 7:55 पर खालिद ने सुमन को मैसेज किया था। खालिद ने कहा था, मैडम थोड़ा टाइम निकाल लो, सिस्टर का एग्जाम है, यानी कि MCQ सॉल्व करा देना प्लीज। तो इस तरीके से सुमन ने 8:02 पर ओके का रिप्लाई दिया था। वहीं तथ्यों की भूमिका से प्रोफेसर सुमन की इसमें संदिग्धता जाहिर होती है और यह लगता है कि प्रोफेसर सुमन की भी कहीं ना कहीं कुछ भूमिका। बिल्कुल यशराज, सीबीआई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। परीक्षा में जाने से पहले खालिद सुमन में बातचीत हुई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।